नमस्कार फ्रेंड्स। भारतीय बजट 2023 आशाओं से भरी हुई अमृत महोत्सव की तरफ ट्रेन को ले जाती हुई, अमृत महोत्सव की तरफ फ्लाइट करती हुई, जो आज़ादी के 75वें साल के बाद हम लोग 100वें साल में जाएंगे और भारत के विकास के नए नए आयामों को गढ़ती हुई। आज हमारे बीच उसी विषय पर चर्चा करने के लिए टॉपस के साहू, जो कि चेयरमैन CII झारखंड हैं और बहुत बड़े उद्योग के एक स्वयं ऑनर भी हैं, और उद्योगों के प्रति इनका बहुत ही लगाव रहा है। भारत में और झारखंड में खासकर उद्योगों को विकास के लिए एक कृत संकल्पित हैं, डे और नाइट उसके ऊपर काम करते हैं और युवा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अपने आप में एक रोल मॉडल हैं। तो मैं तपस ये जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय बजट 2023 निर्मला सीतारमण जी ने आज जो पेश किया है, उस बजट को सबसे पहले आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे? कैसा बजट है वो, आपका शब्द क्या होगा इसके लिए? तो पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एंड अभी जो इस बार का जो बजट हुआ है, ये बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया भी कि ये एक सप्त ऋषि के हिसाब से जो 7 पिलर्स जो है, जो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एक अमृत काल का जो है, बेसिकली इनका बोलना है कि यूथ पावर को हम लोग को यूज़ करना है विद द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग। सो एक बहुत ही एक बैलेंस्ड हम बोलना चाहेंगे कि इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड बजट। इसके अलावा जो मैडम ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये चीज़ बताया है कि सप्त ऋषि जो है, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इनका बोलना है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट ओवरऑल होना चाहिए। इसके साथ ही एक रीचिंग टू द लास्ट माइलस्टोन। बहुत से चीज़ ऐसे हम लोग करते हैं, लेकिन वो शायद वो एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे या सिचुएशन पे नहीं पहुंचता है, तो उस चीज़ को टेकअप करना है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड राइट इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक होता है कि अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ द यूथ। अभी इंडिया का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, अगर पूरा हम लोग विश्व में देखेंगे, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक एडवांटेज है जी। कि हमारे जो यूथ है, ऑलमोस्ट जो हमारा यूथ का जो बेसिक एज ग्रुप है, इट इज़ बिटवीन 25 to 32। ये कहीं भी दूसरे जगह पे नहीं है। बहुत से बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एजिंग ग्रुप है। तो ये पोटेंशियल जो इंडिया का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को इस बजट में भी रखा गया है, देखा गया है। इसके अलावा जो है, एक फाइनेंशियल सेक्टर को ओवरऑल एक जब हम लोग देखते हैं कि इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो राइट इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं हम लोग, इस बजट में डाला गया है। तो मेरे हिसाब से ये बजट बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू दिस द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा ग्राउंड वर्क में भी होगा। तो डेफिनेटली इंडिया विल बी ग्रोइंग टूवर्ड्स मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ सुपर पावर। एंड डेफिनेटली इसमें ओवरऑल एक ग्रोथ होगा हमारी जनसंख्या का। जी तपस जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। इंफ्रा विकास के दर पे अगर बात करें तो 10,457 किलोमीटर रोड का निर्माण होना अपने आप में बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। और पारंपरिक कौशल को भी विकास देने की बात कही जा रही है कि जो पारंपरिक कौशल है हम उसके ऊपर भी इन्हांस करेंगे, जिससे कि जहाँ जहाँ से रोड हाईवे गुजर रहे हैं वहाँ पे जो पारंपरिक कौशल है उसको विकसित करने का एक मौका मिल जाएगा। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण की अगर बात करें तो 10.9% के हिसाब से ग्रोथ है इसके अंदर। दूसरी बात, अगर इसकी बात करें तो ये रोजगार भी 12.2%, मतलब कि जो भी आपका रोजगार का है ये है 12.2% का है। तो आपके इंडस्ट्री में क्या इसके ऊपर इस बार बजट में कुछ ऐसा स्पेस रखा गया है कि इस तरीके से कुछ सरकार सोच रही हो आपके दृष्टिकोण से? जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का आप पूछ रहे हैं, तो देखिए, एक तो है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि डेमोग्राफिक एडवांटेज जो है या यूथ पावर जो है हमारा है, इसको एक एम्प्लॉयबल करने के लिए जो एक बजट में जो प्रावधान दिए हैं, प्रोविजंस दिए हैं, दैट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। अभी जैसे जैसे कंट्री ग्रो होगा, जैसे जैसे हम लोग इकोनॉमिक पावर होंगे एज इंडिया, हमारे जो वर्किंग जो लोग हैं उनको और स्किलिंग करना ज़रूरी है। तो स्किलिंग ऑफ the youth is again a very major parameter which has been taken into account as far as this particular budget is concerned। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी जो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ है, इंडिया का एम्प्लॉयबिलिटी एनी टाइम हायर है। और उसमें लोग भी
उतने ही हम लोग को चाहिए ग्रोथ के लिए या एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, जो बाकी देशों से भी काफ़ी ज़्यादा है। जी जी तपस जी, देखिए एक हमारे पास डाटा आया था कि टोटल जो हम राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 2% है अभी पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उसके ऊपर लोड 40% के आसपास का है। तो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार ने कदम उठाई है उसके ऊपर क्या कहेंगे, जिससे कि आपके इंडस्ट्री को लाभ होगा? देखिए, हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है हो या सर्विस हो, जी कोई भी डेवलपमेंट जब आता है उसका सबसे अहम जो हिस्सा होता है, जो गवर्नमेंट देखती है कि वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहा है कि नहीं। जी एक सेगमेंट के लिए ही हम लोग अगर काम करें तो वो सही नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि देयर आर ओनली 2% ऑफ द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड कनेक्टेड है। जी जी अगर आप देखेंगे पिछला 7 साल से 8 साल में एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेसिफिक अगर बात करेंगे, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। जो अभी क्लेम हो रहा है कि आज का दिन में अगला 7 साल से 10 साल के अंदर इंडियन रोड्स विल बी एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नंबर 1। सेकेंड इज कि आज का दिन में फ्रॉम एवरी टाउन टू एवरी विलेज टू एवरी सिटी एंड एवरी स्टेट विल बी कनेक्टेड विद द बेस्ट ऑफ रोड्स अवेलेबल ऑल अक्रॉस। तो इसके लिए जैसे इस साल भी 75,000 करोड़ का एक बजट रखा गया है फॉर रोड, खाली फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओनली। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे स्तर पे देखें जहाँ पे हमारा वाटरवेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा कम्यूटेशन के लिए है। वाटरवेज के लिए भी गडकरी साहब इज़ वर्किंग वेरी हार्ड विथ ऑल इनोवेटिव आइडियाज़। तो उन्होंने जो स्पीयरहेड किया है कि अ लॉट ऑफ फंड्स आर बीइंग डाइवर्टेड। थर्ड इंपॉर्टेंट इज़ रेलवेज। तो रेलवे में भी एक मैसिव इन्वेस्टमेंट जो हम लोग देखें कि इस साल हम लोग का हो रहा है, नॉट ओनली इन पैसेंजर बट फ्रेट कैरेज, जो एक बेसिकली हो रहा है कि हाउ टू रिड्यूस द फ्रेट ऑफ शिपमेंट ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें क्या है कि रेलवेज इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल, और उसमें रेलवे में भी एक बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट अभी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। एग्जैक्ट फिगर्स अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ के आसपास का है, विच अगेन विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल डायनामिक्स, ओवरऑल मूवमेंट, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर कंट्री। बिकॉज कहीं भी कोई भी एस्टैब्लिश्ड या डेवलप्ड कंट्री में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वो भले ही आपका पानी से हो, एयर से हो या रोड से हो, ये सब में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पक्का है तो डेफिनेटली वहाँ ग्रोथ होना ही है। और ऐसा नहीं कि खाली हम लोग रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें या पानी से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि द एम्प्लॉयबिलिटी जो जनरेट होता है इस चीज़ को करने के लिए, वो एक बेसिकली गेम चेंजर है। जो हमारे गांव में जो लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास रोड नहीं है, जो जहां नहीं जा पाते हैं, उनको अगर रोड मिलता है ना, उनके लिए एक होता है कि एम्प्लॉयबिलिटी भी जनरेट होता है। बिकॉज अगेन लोकली जब हम लोग कहीं एक रोड या कहीं बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ से लोग भी रिक्रूट होते हैं। बल्कि एक सुविधा भी होता है कि आज का दिन में किसी का तबीयत खराब हुआ तो रोड्स आर अगेन द बेस्ट प्लेस। या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो एक खाद्य पदार्थ हम लोग बोलते हैं कि वी आर बेसिकली अ रूरल इकोनॉमी। जनरली हम लोग इंडिया को रूरल इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसमें क्या 60% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द रूरल इकोनॉमी। अब उनके पास रोड ही नहीं है, वो अच्छा से अच्छा उपजाऊ और ग्रेन्स पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो सही जगह से सही तरीके से। बट अभी का जो गवर्नमेंट ने, जो मोदी साहब का गवर्नमेंट ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से इसको टेकअप किया है, और गांव-गांव में ही रोड जो हो रहे हैं, जिसके कारण से लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। तपस जी, बिल्कुल वोकल फॉर लोकल की जो नीति है प्रधानमंत्री जी की, कि गांव का प्रोडक्ट अगर है तो वो तब तक और जगह पे जा पाएगा, वो इंक्रीज करेगा, वो ज़्यादा उसकी डिमांड वैल्यू बढ़ेगी उसकी, तब कि जब हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रोड और बहुत सारी सुविधाओं को दें। रेलवे भी, फ्रेट कॉरिडोर भी उसमें बहुत आता है। अब इसके ऊपर अगर बात करें तो इसमें एक और है, सोशियो इकोनॉमिक जोन अगर डेवलप कर दें हम लोग नेशनल हाईवे के आसपास में, तो हमको ऐसा लगता है कि उस पर बड़ी एम्प्लॉयबिलिटी है। सोशियो इकोनॉमिक जोन, जैसे हाईवे और रेलवे के स्टेशंस के आसपास में हम लोग कुछ ऐसा इकोनॉमिकल, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल, कुछ ग्रोथ या डेवलपमेंट का कुछ सिस्टम लगाएं, जैसे रोजगार वहाँ पे बढ़ सकता है। दूसरी बात, अब डिफेंस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि डिफेंस के लिए तीनों सेनाओं ने, क्योंकि अब तो कंबाइंड सेना का एक तो अब सीडीएस का हम लोगों ने अब वो कर लिया है। तो तीनों सेनाओं की डिमांड बहुत दिनों से होती थी कि हमारे
सेना को, हमारे आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को उतने बजट दिया जाए जिसके लिए हम लोग माने जिसकी कैपेबिलिटी रखते हैं, जो हमारी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इस बार हम लोगों ने 5,94,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं बजट में। ये लगभग 6 लाख करोड़ है, जो कि पहले 5,25,000 करोड़ के आसपास था। तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने इस बार दिया है। तो इतनी बड़ी हिम्मत जो खास करके डिफेंस के बजट के ऊपर इन डिफेंस के बजट को बढ़ाना इंटरनेशनली एक पॉलिसी का भी एक पार्ट होता है, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है कि ये कंट्री डिफेंस के ऊपर बजट क्यों बढ़ा रही है, इससे हमें थ्रेट हो जाएगा। तो थ्रेटनिंग ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ये थ्रेट कर रहे हो कि हम विश्व के माने विश्व गुरु बन रहे हैं या हम विश्व के लिए सबसे बड़ा सुपर शक्ति के तौर पे उभर रहे हैं। तो ये क्या है 5,94,000 करोड़ रुपए? देखिए, जहाँ तक डिफेंस का बजट का बात है जी, कोई भी कंट्री को हम ये नहीं बोलेंगे कि आज के दिन में बजट से किसी को डराने के लिए बजट बनाया जाता है, डिफेंस बजट। हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि आज का दिन में अगर हम लोग को सक्षम होना है और अगर हम लोग को सेल्फ रिलायंट होना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो हम लोग को अपना टेक्नोलॉजी होना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रावधान, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करना है वो हमारे पास होना चाहिए। इस चीज़ में अभी जैसे हम लोग का नए चीज़ पे वॉर, अगर हम डिफेंस का बात करेंगे, वॉरहेड्स का बात करेंगे, डिफेंस का बात करेंगे, इसमें चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गए हैं, बहुत सा चीज़ ऐसा हो गया है। तो हो सकता है कि हमारे पास जो डिफेंस इक्विपमेंट जो पहले थे, भले नेवी, एयरफोर्स या आर्मी के पास जो होंगे, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। दूसरा है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो एक दौर चला है, जिसमें से अभी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि आज का दिन में जो चीज़ इंपोर्ट होते थे बाहर से, यूएस से, रशिया से, बाकी जगह से, वो चीज़ हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। हमारे जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, और यहीं जाके वो नासा में या दूसरी जगह जाके जो एक बनाते हैं, वही चीज़ DRDO में क्यों नहीं बन सकता है, या हमारे डिफेंस में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्यों नहीं बन सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि एक तो है मेक इन इंडिया के तहत वो इंडिया में बनाएंगे, जिसमें से लॉट ऑफ कॉरपोरेट, लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंपनियों में भी भागीदारी है। अ लॉट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज हैपनिंग इन डिफेंस, विच इज अगेन द राइट मूव। और दूसरा है, जब सेल्फ कंजम्पशन ही हमारा इतना है, तो व्हाई नॉट इंक्रीज एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट द नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। अभी अगर देखेंगे, हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे कंट्रीज पर अपना सेफ्टी के लिए। अब हम लोग का स्टेटस ये है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपना डिफेंस इक्विपमेंट हो या हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म या सिस्टम हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत चेंज हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, विच इज़ अगेन जैसे बोला जा रहा है कि इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक पावर एंड यूथ का जो हमारा जो डेमोग्राफी है, ये आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन मेकिंग इंडिया अ सुपर पावर। एंड ये चीज़ पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए इतना हम लोग को आज का 10 साल पहले का स्टेटस लें या अभी आज का स्टेटस लें, there's a lot of change in the perception of other countries also कि how India is perceived as a not only a developing country but as a super power। तपस जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति हमारे APJ कलाम ने, जबकि एटम जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था तो दुनिया की दबाव बढ़ गई थी, तो उस टाइम में लोगों ने कहा कि आप परमाणु बनाए, आप तो भाई बड़ा बुद्ध वाले देश हैं, भगवान बुद्ध, जो वाजपेयी जी ने कहा था कि अब बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। तो उस विषय पर बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपने उसी बात को तस्दीक की है कि हमारे रक्षा बजट से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी पहले किसी के ऊपर, ये शांति प्रिय देश है और भारत की रक्षा बजट R&D के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले हम दूसरों से मंगवाते थे, अब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो बहुत सारे वार हेड्स और इक्विपमेंट्स हम खुद बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये बजट उसके लिए तो कम पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं, लेकिन ये बजट कम पड़ेगा। अब दूसरी विषय पे आते हैं तपस जी, जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो टैक्स स्लैब हम लोगों का जो कि एक पहले 5 लाख था, अब 7 लाख तक का फ्री हो गया है। तो इससे तो हमारे आम जनता जो है भारत की, जो उसको तो लाभ मिलने वाली है। क्या इसमें आप लोगों के इंडस्ट्री और CII का क्या कहना है इसमें?
देखिए, एज इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे, दिस वाज मच रिक्वायर्ड बिकॉज एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज़ ग्रोइंग अप। तो ये बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट ने समझा है कि आज का दिन में जो 5 लाख का जो ओवरऑल इनकम था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ गया है। जी जी। तो ये चीज़ बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन पे है कि आज का दिन में 7 लाख जो हुआ है, जिससे एक वर्किंग क्लास या वर्किंग जो मिडिल क्लास फैमिली है जिनका एक एवरेज इनकम 4 से 7 लाख 8 लाख होता है, इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा एंड इट इज़ डायरेक्टली गोइंग टू द पॉकेट। अब इससे क्या होगा, एक स्पेंडिंग पावर भी बढ़ता है, जिसके आपका एक लिविंग स्टाइल भी बढ़ेगा, एक क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ द मिडिल क्लास भी बढ़ेगा, एक मेंटालिटी भी अच्छा होगा। वो भी चाहेंगे अपने बच्चों को और अच्छा पढ़ाएं, ताकि एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक है, जो आपका मिडिल क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, उनको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा इससे। मतलब कि जो खास करके परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है मार्केट में पैसा आएगा और उसका ये होगा। अच्छा, टैक्स स्लैब में जैसे कि 30% और टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो टैक्स स्लैब जो 10, 20 और 30 है, क्या उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार जो मेंटेन किया गया है, लेकिन इसको क्या इसमें और कुछ बेस्ट किया जा सकता है क्या? देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही ये टैक्स स्लैब को चेंज किया हुआ है। इसमें पिछले साल भी हमने देखा था, इसमें जो गैप था तो नंबर ऑफ टैक्स स्लैब्स भी घटा दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। पहले 7 था, अभी 5 हो गया है टैक्स स्लैब्स। इसके अलावा जो लिमिट था वो भी इस बार बढ़ाया गया है, चेंज किया गया है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम लोग एक ओवरऑल देखेंगे, जो गवर्नमेंट का भी एक कंसर्न है कि a maximum of 4.5 to 5% of the total salaried or total people who are earning are paying tax. उसको बढ़ाया कैसे जाए? तो इसमें एक चीज़ ही हम लोग का है, जैसे पहले हो सकता था 10 साल पहले वो 2-2.5% था, अभी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव वो अभी 4.5-5% हुआ है। बट इसमें एक चीज़ जो हम एज एन इंडिविजुअल बोलना चाहेंगे कि अगर ये जो टैक्स स्लैब, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो 30% है, उसको अगर हम लोग कम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स और गवर्नमेंट डेटा, अगर उसको कम करते हैं तो इसमें परसेंटेज ऑफ पीपल पेइंग टैक्स विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। अब अभी जैसे अगर 4.5-5% लोग ही टैक्स पे करते हैं, उसमें अगर हम टू पे टैक्स, देखिए टैक्स किसी का इच्छा नहीं है टैक्स चोरी करना। 95, 98, 99% लोग जेन्युइन है, उसमें 1 ही % जो थोड़ा इश्यूज होता है, बट 99% ऑफ द पीपल आर जेन्युइन। दे वांट टू लीड अ स्ट्रेट लाइफ, अच्छे लाइफ पेमेंट बिताना चाहते हैं और वो टैक्स भी देना चाहेंगे। लेकिन क्या है, चूंकि उनको लगता है कि टैक्स स्लैब ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा जाएगा, इसमें हो सकता है उनके मन में थोड़ा हिचक हो। तो गवर्नमेंट में अगर ये चीज़ थोड़ा कंसिडर करे और टैक्स स्लैब को, हाईएस्ट टैक्स स्लैब को घटाए तो एक फ़ायदा होगा। दूसरा है कि अगर हम लोग देखेंगे आज का दिन में जो बच्चे इंजीनियरिंग पास भी करते हैं तो उनका एवरेज सैलरी वो 6.5 से 7 लाख हो गया है डिपेंडिंग। तो क्या है कि वो हो सकता है कि अगला 4 साल 5 साल में 15 लाख का ब्रैकेट क्रॉस कर जाएगा, या जो भी इनकम जो बाकी कर रहे हैं तो वो टैक्स स्लैब क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट कंसिडर करती है टैक्स स्लैब घटाने का, आई एम quite confident that this 5% of people paying tax will definitely go up and it will be a major chunk of the people paying tax, and उसमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली बेनिफिट भी होगा। जी तपस जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि विकसित राष्ट्रों में टैक्स पेयर्स की संख्या ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्स खास करके देने वाले लोगों की संख्या 30, 40, 50, 60% है। हमारे देश में 4.5% लोग टैक्स पे करते हैं। दूसरी बात, अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो जीएसटी है ना, तो जीएसटी अपने आप में बड़ा रोल प्ले किया है इस बार सरकार को, बहुत बड़ी रकम को कंट्रीब्यूट किया है। तो क्या आप चाहते हैं कि जीएसटी में कुछ बदलाव आए या एज इट इज इसके ऊपर कुछ इसी को बेहतर करने की आवश्यकता है? देखिए, 2016 से जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो बहुत से चेंजेस आए हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं। जब ज़रूरत पड़ा टैक्स स्लैब भी घटाया गया है, काफ़ी चीज़ों को जो टैक्स स्लैब जिसका हायर था उसको भी एक करेक्शन किया गया है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज के दिन में कोई डिसीजंस आज हम लोग ले लें, उसका एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन भी गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। उस चीज़ के बेसिस पे आई एम श्योर द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दीज जो 4 टैक्स स्लैब हैं जीएसटी में, वो चीज़ है।
कुछ कुछ इसमें हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रिकमेंडेशंस ऑन सीआई बिहाफ में भी हमने दिया हुआ है, एंड गवर्नमेंट हैज़ डेफिनेटली अग्री टू अ लॉट ऑफ देम जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। कुछ नए चीज़ें हैं, हो सकता है वो अंडर कंसिडरेशन है, तो आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल टेक द राइट कॉल एट द राइट टाइम। ओके तापस जी, अब हम बात करेंगे आधी आबादी की, और आधी आबादी में आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन, है ना, इकोनॉमी में हम तब पहुंचेंगे जब हमारी आधी आबादी उसमें आ जाएगी। और इस बार 5वीं बजट निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, और स्वयं वो आधी आबादी से आती हैं। हमारी देश की प्रथम नागरिक भी आधी आबादी से आती हैं, और उनके लिए क्या इस बार का बजट में है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, खास करके उनके अंदर स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़, खास करके सुरक्षा के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है, कैसे कैसे क्या सोच रही है सरकार? देखिए, एक तो है कि एज अ कॉरपोरेट और एज अ नेशन हम लोग का एक ट्रेंड चेंज हुआ है, माइंडसेट एक चेंज हुआ है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम हो रहा है जी। तो अगर हम सीआई की भी बात करेंगे, हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत से हमने चीज़ों को इनिशिएट किया हुआ है। आज का दिन में गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ इसमें टेकअप किया है कि हर एक कॉरपोरेट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, सरकार में, राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, बिकॉज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो था वॉज लिमिटेड, वीमेन वर गेटिंग लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, बट टुडे द ओवरऑल माइंडसेट हैज़ चेंज्ड। लोगों का जो हम लोग बताएंगे, एज इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका है, एंड वी ट्रीट वुमेन एज इक्वल, जो पहले नहीं था। तो अब उससे क्या हो रहा है कि एंड वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ मैनेजर्स हु आर वुमेन, बेस्ट ऑफ लीडर्स हु आर वुमेन। आज का दिन में अगर हम कॉर्पोरेट में भी देखेंगे, देर आर एन नंबर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु आर डूइंग वंडरफुली गुड एंड दे आर वंडरफुली लीडिंग। अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर देयर विच इज़ अगेन इनिशिएटेड बाय वुमेन, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, एंड दूसरा है कि ये तो हो गया एक सेगमेंट का, दूसरा है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है विथ स्मॉल ग्रुप, जो एक इन्होंने किया है, वुमेन स्मॉल ग्रुप करके एक इन्होंने फॉर्मेट किया है, जिसमें एक लोन भी उनको जाता है, उनको एक कॉटेज इंडस्ट्री को सेटअप करके उसको करने के लिए, ये एक बहुत अच्छा है। एक महिला सम्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है, उसमें क्या होता है कि आपको एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक जो हमारे जो फीमेल बहनें हैं, उनको एक सपोर्ट मिलेगा। तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। छोटे छोटे गांव में, हम लोग को शहर में ये चीज़ ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे गांव में जाएंगे, प्रोग्रेसिव बहुत ये इस चीज़ का बहुत एक अच्छा एक चलन शुरू हुआ है, और उसमें जो केपेबल लेडीज़ भी थी, केपेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी थी, जो छोटे स्तर पे कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई छोटे पॉटरीज बना रहा है, उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप करके जो कहा है, जो स्पेसिफिक वुमेन ओरिएंटेड है। तो ये बहुत ही अच्छा है स्टेटमेंट, एंड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, एंड हमको लगता है कि इसमें और हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, एज कॉर्पोरेट्स, एज इंडिविजुअल्स, एज एसोसिएशंस, एज इवन एट अ पॉलिटिकल लेवल, इवन एट अ गवर्नमेंट लेवल, दिस शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज वी हैव सीन नथिंग टू, एज अ पर्सनल नाम ये बोलेंगे कि विमेन आर बेटर मैनेजर्स। तो आज का दिन में वी हैव सीन, इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट वुमेन आर बेटर मैनेजर्स। तो डेफिनेटली वो घर भी संभाल रही हैं, वो अपना काम भी संभाल रही हैं, अपनी फैमिली भी संभाल रही है, तो दे आर मल्टी स्किलिंग। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन, एंड रियली अप्रिशिएट दैट। जी तपस जी, उन्हीं से जुड़ी हुई एक सवाल की जो स्वास्थ्य के ऊपर भारत सरकार की बड़ी अच्छी पहल रही है, और 5,48,855 करोड़ रुपए 1,75,000 करोड़ से बढ़ाकर, जो कभी 15-16 में हुआ करता था, अब आपकी माने स्वास्थ्य बजट जो है 5,48,858 करोड़ के आसपास में है। मतलब कि अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज है। मतलब स्वास्थ्य के ऊपर प्रधानमंत्री का इतना ध्यान, एक एक लोगों का ध्यान रखना, और आपने जन आरोग्य और स्वास्थ्य योजना जो प्रधानमंत्री की चलती रही है, तो उसमें क्या कहेंगे? स्वास्थ्य बजट के ऊपर अगर बजट जाती है तो ये तो डायरेक्ट पब्लिक कंसर्न है, महिलाओं से कंसर्न है, चाइल्ड न्यूट्रिशन से कंसर्न है, और प्लस जो मेडिकल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डॉक्टर नर्स की जो कमियां हैं वो तो पूरी होंगी। तो इसमें भी बहुत बड़ी रोजगार की संभावना हमें दिखाई दे रही है। डेफिनेटली इसमें
जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली अगर आप देखेंगे, अपने 2 स्कीम के बारे में बताया जी अभी। कोई भी आप डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो हेल्थ एजुकेशन इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, यस ठीक है। बट इंडिया ने स्टार्ट किया और इंडिया ने इस चीज़ को, इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से भी टेकअप किया है। जो 1 लाख करोड़ का था जो बजट, आज 6 लाख करोड़ का हो गया है। एंड इसमें से करोड़ों लोगों ने इसको बेनिफिट लिया है। जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास साधन नहीं था, उनको एक एस्टैब्लिश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में केयर मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो आज का दिन में ये गांव-गांव में जाके ये जो आपका जो स्कीम है उसको प्रचार किया गया है। गवर्नमेंट ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है ताकि गांव-गांव में जाके एक कार्ड जो बनता है बेसिकली, उस कार्ड में अगर आपका जो अफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, हम ESIPF का बात नहीं कर रहे हैं। ESIPF तो बेसिकली ESI का जो फैसिलिटी है वो तो जो वर्किंग क्लास है उनके लिए है, लेकिन जो कंपनीज में काम नहीं करती उनके लिए क्या स्कीम है। तो ये जो स्कीम है बहुत अच्छा है। एंड आई एम श्योर कि लाइक हॉस्पिटल्स, जिसमें से एक छोटे छोटे नर्सिंग होम्स है, हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी ये एक बेनिफिट दिया जा रहा है CSR के थ्रू कि आप डेवलप करिए हॉस्पिटल्स, एस्टैब्लिश करिए हॉस्पिटल्स एंड थिंग्स, मतलब बेनिफिट्स विल डेफिनेटली बी गिवन टू देम। तो डेफिनेटली एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कोई भी एक, अगर हमारा शरीर अच्छा रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे, और अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली एज अ कंट्री अगर हम बात करेंगे, आवर पीपल शुड बी हेल्दी फॉर द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इस चीज़ पे बहुत अच्छा फोकस है। एक हो गया हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन आर द प्राइमरी बेस पिलर्स फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी कंट्री टू ग्रो एंड टू बिकम इकोनॉमिक पावर। और इस चीज़ पे बहुत फोकस दिया गया है ये बजट पे। एजुकेशन पे भी अ मैसिव इन्वेस्टमेंट इज़ गिवन, अ लॉट ऑफ ITIs, अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, जैसे आपका जो एम्स जो है या IITs हो गया एज एजुकेशन एंड एम्स हो गया एज हॉस्पिटल्स। अभी जो स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट था कि हर एक स्टेट में एक एम्स होना चाहिए फॉर मेडिकल, IIT हो गया एज फॉर एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस हो गया फॉर एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है जी। तो इसलिए गवर्नमेंट का बहुत फोकस है ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बजट से पहले कहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य की विषय है, लेकिन उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के लिए जहाँ में एम्स होगा, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगी, वो बोले कि मेरा 50% स्टेक है, हम उससे बढ़ा सकते हैं। बोले हम 75% भी दे सकते हैं, आप हमें वो जगह बताइए, वो प्लान बताइए, पॉलिसी बताइए, वो अपना सारा ब्लूप्रिंट दीजिए, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। शिक्षा पर इस सरकार की बहुत बड़ी, और ख़ास करके प्राइमरी एजुकेशन पर राज्य सरकारें भी बहुत ध्यान दे रही हैं। अब एक हम लोगों का अनछुआ सेक्टर है, वो है कृषि, जो कि हम लोगों के डिस्कशन से अभी तक हम लोग टच नहीं कर पाए। और हमारी पूरी इंडस्ट्री, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था 58% ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जैसे आपने भी कहा। तो रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए किसानों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमारी अर्थव्यवस्था को एक बेस मिलता है। तो उसके लिए जो सरकार किया है, इसमें क्या लगता है कि उन लोगों के खाते में कुछ लड्डू और मिठाइयाँ आई हैं कि नहीं? देखिए, गवर्नमेंट ने जो रूरल इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी के खाते में पैसा चला गया, वो बंदा या वो इंसान उसको यूटिलाइज करेगा प्रॉपर जी। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि आज का दिन में हाउ द रूरल इकोनॉमी विल डेवलप। उसके लिए आपका रोड, पानी, शिक्षा, हेल्थ, तो उनको तक पहुंच गया जी। अब उनको काम करके उनको फ्रूटिफाई करना है कि उनका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसको और बढ़ाया कैसे जाए। इसमें एक इस बार का जो बजट में एक 3 सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये एक लॉन्च किया गया जी। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देयर आर स्टार्टअप्स हु आर ट्राइंग टू यूटिलाइज इट इन द कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर आपका जो क्रॉप। अब उसका उत्पादन एक जगह से, जहां आपका 1 एकड़ से अगर मान के चलते हैं कि 500 किलो राइस निकलता था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस जगह से विथ दिस AI टेक्नोलॉजी
अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर वर्किंग ऑन दैट, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। उसमें से कितना पानी चाहिए, कौन सा क्रॉप लगना चाहिए, किस तरह का उस पर उपजाऊ बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स देना है, उसमें किस तरह से एडवांस्ड जो सीडिंग है उस चीज़ को करें जिससे एक प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये एक ओवरऑल हम लोग का एक ऑलरेडी फोकस एक आ चुका है गवर्नमेंट पे, स्टार्टअप्स पे, कॉरपोरेट्स पे जो काम कर रहे हैं इसमें। इसमें दो फ़ायदा है, एक तो है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है उस पर्टिकुलर लैंड का, विदाउट नॉलेज वो अभी चल रहा है, मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर मेहनत के साथ अगर टेक्नोलॉजी थोड़ा जुड़ जाता है उसमें उत्पादन 2 गुना 3 गुना हो जा रहा है। तो इसमें से डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है? उन किसानों को मिल रहा है जो इस पे काम कर रहे हैं। और इसमें छोटे छोटे ऐप्स भी बने हुए हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स काम भी कर रही हैं और गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स को एजुकेट करके इनको सपोर्ट भी कर रही है कि आप जाएं और उस चीज़ को और ये मटेरियलाइज करें कि कितना अच्छा से हो सके। दूसरा, इसके अलावा आप देखे होंगे कि मंडी जो है, जो एक लोकल एक मंडी होता है जहाँ पे बहुत से एजेंट्स रहते हैं जिनके थ्रू एक फार्मर को एक चेन बना हुआ, एक फार्मर को उसका राइट प्राइस नहीं मिलता है। उस चीज़ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया हुआ है, जो मीडिएशन हटे और डायरेक्ट बेनिफिट किसान को मिले, मीडिएशन हटे। बिकॉज अल्टीमेटली मेहनत करने वाला कोई और है, पैसा ले जाने वाला कोई और था पहले। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक छोटे छोटे ये जो इनिशिएट्स लिए हैं, अल्टीमेटली बेनिफिट जा रहा है रूरल फार्मर्स को और उसका प्रोडक्टिविटी पे, और उसमें एक हमारा रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छा से अभी हो रहा है। तपस जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि अब इसी का एक सिक्के का दूसरा पहलू, एक पहलू एग्रीकल्चर और दूसरा एमएसएमई, क्योंकि ये दोनों में ही रोजगार है। और 2024 में जब मोदी जी जाएंगे चुनाव लड़ने ग्राउंड में, तो लोग रोजगार की सवाल करेंगे, रोजगार की मांग करेंगे। लोग शिक्षा के ऊपर सवाल उनसे नहीं शायद पूछ सकते, स्वास्थ्य के ऊपर नहीं पूछ सकते, लेकिन रोजगार के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर तो बात करेंगे, खासकर एमएसएमई पे। और आप उन इंडस्ट्रीज के लिए एक समझिए रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि आपको मैं देखता हूं कि चाहे कोई भी उस तरीके का यंग यंगस्टर्स हो जो स्टार्टअप किया हो, आप तुरंत उसको हर चीज़ का बताना, हर चीज़ ट्रेंड करना और उसको एकदम ग्राउंड में खेलने के लिए उतारना आपकी एक काबिलियत रही है और सलाहियत भी रही है, क्या आप जैसे कोच की। तो आप क्या कहेंगे एमएसएमई के ऊपर जो सरकार की बजट है, क्या एमएसएमई इंडस्ट्री ग्रो करेगी या उन तक रोजगार पहुंचाने का एक जो कवायद कर रही है एमएसएमई, क्या वो इन्हांस होगा उसके लिए? पहला तो ये बात बताएंगे कि मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हम लोग दूसरों को सपोर्ट कर पाए। काबिलियत पर तो हम अपना कुछ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज अभी तो आई एम स्टिल इन द लर्निंग स्टेज। जहाँ तक एमएसएमई का बात है, देखिए जो गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट एमएसएमई का है। अगर आप एक स्क्रैपेज पॉलिसी ले रहे हैं तो आज का दिन में गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएट किया कि स्क्रैपेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। इस बजट में भी स्क्रैपेज पॉलिसी पर एक स्पेशल बेनिफिट गया है, जिस पे जो स्क्रैपिंग कैसे होगा वो पार्ट रहेगा। तो इसमें जब हमारा स्क्रैपेज होगा तो व्हीकल सब जो 15 साल से ऊपर हैं, 20 साल से ऊपर हैं, वो जब स्क्रैप होंगे तो ऑब्वियसली नया प्रोडक्शन होगा। नया प्रोडक्शन जब होगा तो कंपनीज जो बनाएंगे वो अल्टीमेटली एमएसएमई पर ही डिपेंडेंट है उनके प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स के लिए। अभी जैसे नितिन गडकरी साहब ने बताया कि आज का दिन में खाली गवर्नमेंट में 6.5 लाख व्हीकल ऐसा है जो आपका 15 साल के ऊपर है जिनको स्क्रैप करना है। तो आज का दिन में वो पोटेंशियल है हमारे ऑटो सेक्टर पे कि वो उतना 4.5 लाख जो नए हैं वो अलग है, 4.5 लाख का रिप्लेसमेंट का पॉसिबिलिटी है। उसको चेंज करने के लिए हमारे एमएसएमई पर उतना काम बढ़ेगा, स्किलिंग उतना चाहिए होगा, प्रोडक्टिविटी उतना बढ़ेगा एंड लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी भी मिलेगा। दूसरा है, जब हम स्क्रैपिंग का बात करते हैं, स्क्रैपिंग विल अगेन बिकम अ ह्यूज इंडस्ट्री। कि जब हम व्हीकल को स्क्रैप करेंगे उस पर्टिकुलर व्हीकल को अलग अलग पार्ट्स कलपुर्जे निकाले जाएंगे और उसको फिर रिसाइकिल किया जाएगा। तो इसमें भी अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑलरेडी हो रहा है। थर्ड, हम लोग जब बात कर रहे हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ा रहे हैं तो उसमें व्हीकल्स बढ़ेगा, उसमें काम करने वाले, रोजगार करने वालों का जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, व्हीकल प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली एक ओवरऑल एक जो आपका जो एमएसएमई का जो बता रहे हैं ओवरऑल ग्रोथ होना ही है, वेदर एमएसएमई इन द हेल्थ सेक्टर
और एमएसएमई इन द प्रोडक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कहीं ना कहीं जब ओवरऑल ग्रोथ होगा तो एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडिया और एनी कॉर्पोरेट्स। 47% ऑफ द प्रोडक्शन विच हैपन्स और द मैन्युफैक्चरिंग का जो बनता है वो एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। ग्रेट। एंड एमएसएमई इज द बैकबोन। आज का दिन में हम लोग ये कभी भी नहीं नकार सकते हैं कि एमएसएमई जो भले ही एक छोटा जिसके पास 10 आदमी है उसको भी हम लोग एमएसएमई बोलते हैं, और जिसके पास 100 आदमी उसको भी एमएसएमई बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होना ही है। द ओनली थिंग जो एमएसएमई को जो हम लोग को एज एमएसएमई करना है कि हम लोग को अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को स्किलिंग करना है, ताकि हम लोग एक रिलायबल सोर्स बने अपने कस्टमर का, ताकि इस चीज़ का प्रोडक्शन, इस चीज़ का जो वॉल्यूम है वो हम लोग को फ़ायदा आएगा। जी। तापस जी, अब लास्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि 2030 तक हमें 50% जो एनर्जी है वो बिल्कुल जो है पेट्रोलियम पदार्थ या जीवाश्म ईंधन है उसके ऊपर से निर्भरता खत्म कर देना है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है जो इन्वायरमेंट के लिए भी है। और पूरा विश्व आज नरेंद्र मोदी की तरफ, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है। इतना बड़ा एक्शन आज तक न कभी कोई लिया है न कभी कोई लेगा, क्योंकि कोई भी एक कंट्री जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और 4थे में अब प्रवेश करने जा रही है, वो उसका मुखिया कहता हो कि 2030 मतलब 2023 में हम हैं, 7 साल के बाद हम 50% जो है जीवाश्म एनर्जी के ऊपर हम नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ग्रीन एनर्जी के लिए और वातावरण, इन्वायरमेंट, जो हमारी ये पूरी इकोलॉजी है उसको बचाना हर राष्ट्र के अध्यक्ष का काम है, और आप भी एक अध्यक्ष हैं तो आपकी भी एक जिम्मेवारी है, हम सबों की जिम्मेवारी है। तो क्या ये कैसे संभव हो पाएगा 7 सालों में? क्या आपको ऐसा आइडिया लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और जो नहीं कहता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। आप क्या कहेंगे उस विषय में? नहीं, हमको लगता है डेफिनेटली पॉसिबल है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको करना। अगर आज का दिन में हम लोग इसमें टाइमलाइन, डेडलाइंस नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां ही सफ़र करेंगे। हो सकता है हमारी पीढ़ी निकल जाए, लेकिन हमारे जो बच्चे आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उनको वो सफ़र करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन इंडिया ने लिया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही खाली लिया, ये पूरे ओवरऑल पूरे विश्व में ये चीज़ एक मेजर कंसर्न है। जहाँ तक इसका अचीव करना या नहीं करने का सवाल है, ये तो डेफिनेटली अचीव होगा, और इसमें से हर एक तरह से ये चीज़ पे काम चालू है। एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ईवी का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जितने भी ऑटो सेक्टर है, अगर आप 2 व्हीलर देखेंगे जो 5 साल पहले का और आज का स्थिति, पहले 5 साल पहले या 2 साल पहले आपका आईसी इंजन आता था, पेट्रोल वाले 2 व्हीलर्स थे। आज का दिन में 95% ऑफ द 2 व्हीलर्स विच इज गेटिंग सोल्ड आज ईवी बैटरी ऑपरेटेड। 3 व्हीलर भी आपका कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा 4 व्हीलर में आज का दिन में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन जो अभी जितनी भी ऑटो सेक्टर कंपनीज है, वो टाटा मोटर्स हो या महिंद्रा हो या हुंडई हो या आपका मर्सिडीज भी हो, ये सब लोग ईवी लॉन्च कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो जितने भी MHCVs है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है, उसमें भी ईवी का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है ईवी। इसके अलावा चूँकि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना है, नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं लाइक हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। इसमें हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे भी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें पोल्यूटेंट नहीं होता है। जैसे आपका जो आईसी इंजन्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, उस चीज़ को कम करने के लिए। थर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर आप देखेंगे सोलर एनर्जी पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। घर घर में रूफटॉप पे सोलर, उसका बेनिफिट, उसमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है। उसमें जो कंपनीज में आते हैं तो उसमें कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है, आप उसमें सोलर लगाइए, और उसमें आपको सब्सिडी मिल रही है, कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है, और रनिंग कॉस्ट भी कम होता है, और उसका एक बाईबैक भी गारंटेड है। चौथा, अगर हम चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो ग्रीन एनर्जी का बात हो रहा है, विंड पावर पे चल रहा है, आपका थर्मल धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इवन जितनी भी बड़ी स्टील कंपनीज है, उन्होंने भी एक टारगेट लिया है कि आज का दिन में जो थर्मल पावर्स है, पावर स्टेशंस है या स्टील प्लांट्स है, इसको भी जो कोल बेस्ड है, थर्मल बेस्ड है, उसको बंद करके एक एनर्जी, क्लीनर एनर्जी पे लोग जाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है,
ये चीज़ एकदम क्लियरली डिफाइंड है। तो इस अगर हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल जैसे हम ही लोग कंट्रीब्यूट, अगर हम लोग आईसी इंजन में एक 4 व्हीलर चला रहे हैं, हमारा नेक्स्ट व्हीकल क्या होगा, ईवी होगा। तो हम लोग भी इस पर्टिकुलर एजेंडा, इस पर्टिकुलर टारगेट में हम लोग भी भागीदारी हैं कि हम लोग ईवी लेके हम लोग भी उतना एनवायरनमेंट को उतना सुरक्षित कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन टू कम। तो डेफिनेटली 2030 का जो टारगेट है हमारे गवर्नमेंट का, मोदी साहब का, वो हम लोग डेफिनेटली अचीव करेंगे। ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है या पॉलिटिकल टारगेट नहीं है, पब्लिक कंसेंसस ये बेसिकली अ पब्लिक कॉन्शियसनेस। इसमें कोई भी गवर्नमेंट आए, इसमें इनको ये चीज़ डेफिनेटली टेकअप करना पड़ेगा और करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो हम लोग का आगे का पीढ़ी सफ़र करे। जी। तो इस सिलसिले में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। कॉरपोरेट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, एक कॉन्शियसनेस आ गया है, एक आपका एक जो परसेप्शन है वो भी चेंज हो गया है कि आज का दिन में हम लोग को ईवी लेना पड़ेगा, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रनिंग कॉस्ट इज लो इन ईवी, बट एट द सेम टाइम हम लोग का एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए अब तो स्कूलों में भी बच्चे हम लोगों से ज़्यादा जागरूक होते जा रहे हैं और ये हमारे भारत के बच्चे हैं। अब लास्ट, आप अपने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को कौन ऐसी बात कहना चाहेंगे हमारे फोरम पर कि जो बजट का एनालिसिस होगा अभी 10-15 दिन परमानेंटली सेक्रेटेरिएट में भेजने से पहले, तो वो लोग इम्प्रूवमेंट रखते हैं, इसके लिए स्पेस रखते हैं। तो आप क्योंकि स्वयं अध्यक्ष हैं और पूरे एक प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और आप गौरव भी हैं हमारे झारखंड के और पूरे भारतवर्ष के भी, क्या कहेंगे आप अपने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को? जो पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बहुत बैलेंस्ड बजट बनाया है। रिकमेंडेशंस, इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर एक चीज़ में है। आज का दिन में बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि जो बेस्ट जो मिलता है मार्केट में वही सबसे अच्छा है, उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट सभी चीज़ में होते हैं, लेकिन हम लोग ये भी चीज़ समझना पड़ेगा, जहाँ 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों का चीज़ों को समझ के एक बजट पे उसको इंक्लूड करना, निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आसान काम नहीं है। इस बजट को बनाने के लिए हो सकता है 6 महीने, साल भरे, 2 साल से चल रहा होगा, और ये एक इस साल का बजट जो निकला है, हो सकता है इसके बाद जो फॉलो बजट्स आएंगे अगला साल, इसके बाद इसमें हो सकता है कि ऑलरेडी वो चीज़ को हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी टीम ने ऑलरेडी कंसिडर किया है, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर। जहाँ तक सजेशन का बात है, आई एम श्योर लाइक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वन थिंग जिसमें फोकस रहना चाहिए। एमएसएमई में फोकस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एमएसएमई इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। थर्ड पार्ट है एजुकेशन, हेल्थ, जो ऑलरेडी चल रहा है, फोकस रहना ही है। इसके अलावा हम लोग को इतना सक्षम होना है कि आज का दिन में दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो हम पर लुकअप करें। जैसे हम लोग का स्टार्टअप हो, उनको प्रमोट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम छोटा सा इजराइल जैसा जगह देखेंगे या बड़ी कंट्रीज देखेंगे, कोरिया देखें या बड़ी यूएस देखें, द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स एंड द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप इज़ एट अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज स्टार्टअप्स के पास ऐसा नहीं है कि इनके पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं जिनको सुनना है, जिनको इम्प्लीमेंट करना है, और उस चीज़ पे जैसे अभी छोटी छोटी कंपनीज रॉकेट बना रही हैं, आज के दिन में स्पेस में भेज रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस चीज़ को और प्रमोशन हो तो उससे डेफिनेटली इंडिया का ओवरऑल एनवायरनमेंट का एक जो हमला सिस्टम बन रहा है, कल्चर बन रहा है, डेफिनेटली पॉजिटिव वे में चेंज होगा। जी, बहुत बहुत क्लोज नोट में कि एक क्लोजिंग नोट में बात मैं कहना चाहूँगा कि तापस जी ने जो बात बताई प्रधानमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को, वो बहुत ही सुंदर बात थी, क्योंकि हमारा कंट्री, मेरा देश 47% अर्थव्यवस्था की एक एमएसएमई के ऊपर निर्भर है और एमएसएमई से ही रोजगार होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम आपदा को अवसर में बदल देते हैं। स्वाभाविक है कि 1 अरब 30 करोड़ आबादी, ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल ज़्यादा भी हो सकता है। इतने लोगों को ध्यान में रख के बजट को बनाना और बैलेंस बजट को बनाना। दूसरी बात R&D सेक्टर, जो कि हमारे बच्चे NIT, IIT या बहुत सारी ऐसे स्किल जितने संस्थाएं हैं जो स्किलिंग करती हैं बच्चों को, वो एक एक ऐसा इनोवेशन कर रहे हैं रोबोटिक्स में।
जेनेटिक साइंस में, ऐसे ऐसी चीज़ों पे, रॉकेट साइंस में, और इन सब पे जो वो लोगों ने एक ड्रोन एनर्जी पे, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे इतने बड़े बड़े काम इन लोगों ने किए हैं कि अगर हम लोगों ने उसके ऊपर काम कर दिया, उस स्टार्टअप्स को अगर मदद कर दिया, तो आने वाले दिनों में एक एक स्टार्टअप एक एक इंडस्ट्री का शकल लेगा, एक एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का शकल लेगा, और वहां पर हजारों और लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। और देश में ही नहीं, वहां के बने हुए प्रोडक्ट बाहर जाएंगे, और जब हम निर्भर कभी थे दूसरों पर, अब पूरी दुनिया निर्भर होगी भारत पर। इस उम्मीद को लेकर के ये बजट बनाया गया है। तापस जी का यही कहना है कि हमारे ऊपर अगर पूरे नेबरिंग कंट्री या पूरी दुनिया के लोग अगर निर्भर होते हैं तो ये भारत के लिए गौरव है। हम जितने लोगों को सर्व कर सकें, सेवा दे सकें, हमारे स्टार्टअप्स को मौका मिले, वो बड़ी इंडस्ट्री में बदल जाए, और टेक्नोलॉजी, तकनीक को मास्टर न बनाए, तकनीक को अपना गुलाम और अपना सर्वेंट बनाए, क्योंकि तकनीक से आपकी जीवन को बेहतर होना है, तकनीक से आपके जीवन को तबाह नहीं होना है, क्योंकि तकनीक आपसे समय लेती है, और समय आपको अपने लिए भी देना है। तो तकनीक को भी समय दें और खुद को भी समय दें। हमारे प्रधानमंत्री जी का यह भी कहना होता है, तो तकनीक को मास्टर न बनाएं, तकनीक को सर्वेंट बनाएं, और तकनीक को इतना यूटिलाइज करें कि भारत पूरे विश्व को सर्व कर सके। आज पूरे मैराथन बहस में, मैराथन चर्चा में हमारे तापस जी, जो कि CII झारखंड के अध्यक्ष हैं और पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, नए स्टार्टअप्स और नए लोगों को मेंटरिंग करते हैं, और बिजनेस और इंडस्ट्री में इनकी बहुत ही अच्छी पहल और पकड़ होती है। मैं आज इनके परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार तापस जी, नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।